जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 3 पेपर अब सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 23 दिसंबर 2024 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है, तो वो आपका हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा है वो एक प्रकार से बोले रक्त का एक तरल भाग होता है भी प्लाज्मा, जिसके अंदर 90 से बात करता हूं 90 से 92% है वो जल पाया जाता है भी, ठीक है। और इसके अंदर लगभग 7% है वो प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर है वो आपका एल्बुमिन प्रोटीन हो गया अभी, एल्बुमिन प्रोटीन है वो इसी में पाया जाता है। ग्लोबुलिन है, ठीक है, और फाइब्रिनोजन है, ये प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा क्या करता है भी, भोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट घुले हुए होते हैं उनका परिवहन कौन करता है, तो उनका जो परिवहन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने का वो प्लाज्मा करता है भी। प्लेटलेट्स आप जानते ही हैं भी, रक्त का थक्का या फिर रक्त को बहने से रोकता कौन है, तो वो प्लेटलेट से रोकती है भी, ठीक है। उसके बाद में लसिका की अगर मैं बात करूं तो लसिका एक प्रकार से पानी जैसा तरल पदार्थ होता है भी। ये पानी जैसा तरल पदार्थ होता है और ये एक प्रकार से अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, एक प्रकार से अपचेत पदार्थ होते हैं जो आंत के अंदर जो अपचयित या फिर उपचयित जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को क्या करेगा, ये परिवहन करेगा भी, उन पदार्थों का परिवहन करता है। लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी बोलते हैं भी, आरबीसी, और आरबीसी ये क्या करती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है भी, ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, जो आंत के अंदर जो पचित जो वसा है उनका परिवहन है वो कौन करती है, तो वो उनका परिवहन लसिका करती है भी, पचित भोज्य है उनका। अब देखो भी, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, पास्कल के अंदर बताना है भी, मान कितना होता है। एक वायुमंडलीय दाब के अंदर है वो पास्कल के अंदर इसका मान 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है भी, 5 पास्कल होता है। और दाब का जो मात्रक होता है, वो पास्कल होता है भी, पास्कल। और पास्कल को अपन लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो याद रखना, पास्कल के अंदर आपको पूछा है तो 1.01 × 10⁵ और ये आपके 9th की एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। मान याद ही रखना पड़ेगा आपको, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है। एक ही फूल में होता है तो उसे क्या कहते हैं, और अलग अलग में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है।
तो एक ही फूल के अंदर है वो एक प्रकार से वो उभयलिंगी होगा भी, उभयलिंगी यानी एक ही पुष्प के अंदर दोनों लिंग होना वो उभयलिंगी कहलाता है भी। जैसे उभयलिंगी की बात करूं, सरसों है और गुड़हल है, ठीक है, गुड़हल है, ये क्या है द्विलिंगी होते हैं, एक प्रकार से उभयलिंगी हो गए, ठीक है। और उसके बाद में तरबूज है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तरबूज और आपका एक पपीता, ये क्या होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं भी। अब उभयलिंगी होते हैं तो उसके अंदर क्या है, दोनों लिंग पाए जाते हैं भी, नर और मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं। तो एक ही पुष्प के ऊपर पूछा है तो वो गया स्वपरागण, ठीक है। और उसके बाद में अगर अलग अलग पे होता है भी, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर अगर ये स्थानांतरण होता है उसे अपन बोलते हैं परपरागण। क्या बोला जाता है, परपरागण कहा जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। एक ही पादप पे हो तो उसे स्वपरागण बोलेंगे, और अलग अलग पादप पे निषेचन हो, स्थानांतरण हो तो वहां पे परपरागण हो जाएगा भाई। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब ये देखो भी, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, कार्बन है और यहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो देखो भी ये एकल यानी 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और यहां से देखें तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवा दी, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट, सॉलिड अवस्था के अंदर, रंग होता है इसका सफेद, और NaCl लिक्विड NaCl है वो आपका लवण बन गया, यानी एक प्रकार से सोडियम क्लोराइड, नमक बोलते हैं जिसको। अब यहां पे आयनों का यानी अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वहां पे आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे देखो भी ये अभिकारक है, इसके अंदर आयन है वो आपका सोडियम सल्फेट है, और यहां पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन है वो तो चला गया सोडियम के साथ में, और सल्फेट है वो चला आया यहां पे बेरियम के साथ में। तो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड अवस्था में भी ये अवक्षेप है भी, याद रखना ये अवक्षेप है, और ये आपका अविल्य अवक्षेप है भी, अविल्य अवक्षेप है, और पानी के अंदर घुलनशील नहीं है, और इसका जो रंग होता है वो सफेद होता है भी, ठीक है। और एक प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो एक प्रकार से अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है, जिसके अंदर क्या बनता है भी, अवक्षेप बनता है भी, अवक्षेप बनता है और रंग बदलता है, ये चीज भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में लेड की अभिक्रिया है वो किसके साथ में, यानी पीबी लेड सीसा अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ में करवा दी। तो यहां पे लेड है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, कॉपर को विस्थापित कर देगा और क्या बना देगा, लेड क्लोराइड यानी सीसा क्लोराइड बना लेगा यहां पे, और यहां पे आपके पास में कॉपर बन जाएगा। तो ये आपकी क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया, तो यहां पे आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। और यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट जिसे अपन संगमरमर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में और कार्बन डाइऑक्साइड, तो एकल अभिकर्मक उष्मा पाकर के जब 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो वहां पे आपकी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, वहां पे वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या है भी, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कि कौन सा या फिर कौन सी कथन सही है। मिश्रण एक संघटक परिवर्तनीय होता है, मिश्रण है वो एक संघटक परिवर्तनीय होता है, तो मिश्रण को अपन परिवर्तन कर सकते हैं भी, बिल्कुल सही बात है भी। यही है भी, जैसे देखो भी अपने पास में नमक के अंदर है वो हमने नमक को पानी के अंदर मिला दिया, एक घोल बना दिया, इस घोल के अंदर है वो अपन नमक और भी मिला सकते हैं, पानी और भी मिला सकते हैं, यानी इसको अपन परिवर्तन कर सकते हैं भी, बिल्कुल सही बात है भी। इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है यार, पानी के अंदर हमने नमक मिलाया तो इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी है, नमक ज्यादा मिला दो कम मिला दो, परिवर्तन कर सकते हैं इसको। यौगिकों में नए पदार्थ का संघटक सदैव स्थायी होता है, बिल्कुल सही बात है भी। यौगिक का जैसे अपने पास में हाइड्रोजन है और इसको ऑक्सीजन के साथ में मिला दिया तो ये अपने पास में एक यौगिक बन गया H2O, इसका एक फॉर्मूला होता है, अब इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये आपका जल बन गया। अब यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे ऑक्सीजन है, इन दोनों से अलग है भी, ये इन दोनों से अलग है, ये एक अलग ही गुण दर्शाएगा,
जल है ना वो अपना एक अलग ही गुण दर्शाएगा और जल का अपन चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं है भी इसमें हाइड्रोजन H2O है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको हाइड्रोजन 1 कर देंगे, हाइड्रोजन 1 करते ही क्या है, जल नहीं बनेगा, फिर वो जल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यौगिकों में सदैव ने पदार्थ का संकटक सदैव क्या होता है, स्थायी होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो भी मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है भी, मिश्रण है ना उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है भी। यानी यौगिक है ना, यौगिक कभी भी उसमें उपस्थित जो गुण होते हैं या फिर घटक होते हैं वो नहीं दर्शाएगा भी। जैसे यहां पे इसके अंदर है वो हाइड्रोजन उपस्थित है और ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं दर्शाता, उनके गुणधर्म नहीं दर्शाएगा, ये अलग ही गुणधर्म दर्शाएगा भी, जल का गुणधर्म दर्शा रहा है यहां पे। ठीक है, लेकिन जो मिश्रण होता है ना, जैसे नमक और पानी है, तो नमक और पानी का एक मिश्रण बन गया, अब ये क्या है, इसके अंदर नमक है तो ये नमक का और पानी का गुणधर्म दर्शाएगा भी। ठीक है, तो ये बात सही है, बिल्कुल तीनों के तीनों इसके अंदर सही हो जाएंगे भी, आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। इट्स ओके। आगे देखो नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार है वो 60 न्यूटन है। चंद्रमा पर मापे जाने पर इस वस्तु का भार कितना होगा? दिया गया है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण g है और पृथ्वी की g का मान है वो 1/6 है। तो आपको पता है भी पृथ्वी के ऊपर है वो 60 न्यूटन भार है, और जैसे ही अपन चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा भाई, 1/6 हो जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा पे कम होता है, तो वहां पे आपका जो भार है वो चेंज हो जाएगा, और भार चेंज कितना होगा, 6 का भाग लगा दो तो यानी 10 न्यूटन आ जाएगा। तो चंद्रमा पे भार 10 न्यूटन हो जाएगा। अब मैं बात कहूं भी 10 न्यूटन है चंद्रमा पे भार, और इसको पृथ्वी पे लेके आते हैं तो ये पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, तो यहां पे जो आपका पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग 6 गुना ज्यादा है भी। ठीक है, तो यहां पे 6 से गुना कर दो तो 60 न्यूटन हो जाएगा वापस। इट्स ओके। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे द्विखंडन के नाम से जानते हैं। द्विखंडन किस किस में होता है? अमीबा, अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, जीवाणु, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में द्विखंडन होता है भी। मुकुलन है हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन होता है भी। पुनर्जनन है, पुनर्जनन भी हाइड्रा में होता है, और प्लेनेरिया में होता है, और बीजाणु निर्माण है वो कवक केंद्र होता है भी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी सीएनजी और एलपीजी का क्रम से पूर्ण रूप बताना है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या आती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो ये है, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये है, तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। दूसरी बात अपन बात यहां पे करते हैं भी सीएनजी, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी सीएनजी और एलएनजी इनके घटक क्या है? सीएनजी और एलएनजी के घटक क्या होते हैं? तो मेथेन होता है भी, इसका जो मुख्य घटक होता है वो मेथेन होता है भी। ठीक है, और दूसरी बात आती है एलपीजी की। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका मुख्य घटक है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है भी, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ये चीजें भी ध्यान में रखना। गोबर गैस का भी घटक है वो मेथेन ही होता है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी C2H2, C2H4 और C2H6 हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित है? तो C2H2 आपको पता है C2H2 एल्काइन का हो जाएगा। एल्काइन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n होता है भी, ये ध्यान में रखना, CnH2n होता है। एल्किन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, -2 होता है भी, इसमें -2 लगाना आप। ठीक है, और एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n और +2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। तो n क्या है यहाँ पे? n नंबर ऑफ कार्बन है अभी। अब देखो भी 2 कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है तो इस फॉर्मूले में रखो तो आपको पता लग जाएगा।
2 कार्बन है तो ये आपके पास में बन जाएगा हाइड्रोजन, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा भी। तो 2 कार्बन हो गए, ठीक है, और H2N तो यहां पे 2 रखोगे तो 2 दूआ 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो यहां पे H2, तो ये आपके पास C2H2, ये क्या बन गया, ये एथाइन बन गया। अभी एथाइन, कार्बन 2 है ना तो एथाइन बन गया, और यहां पे भी कार्बन 2 है तो ये आपका क्या बन गया C2H4, ये एथिन बन गया। अभी ये आपका एथिन बन गया, और यहां पे ये आपका एथेन बन गया। अभी ये क्या बन गया, एथेन, C2H6 एथेन बन गया। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भाई इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम को संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका कुल प्रतिरोध है वो 13 ओम हो जाए। देखो भी आपको पता है भी, एक तो होता है समांतर क्रम, एक तो होता है समांतर क्रम, समांतर क्रम जिसे अपन बोलते हैं पार्श्वक्रम, जिसे अपन पार्श्वक्रम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसका होता है श्रेणी क्रम, दूसरा इसका श्रेणी क्रम होता है, सीरीज बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। समांतर क्रम में क्या होता है भी, समांतर क्रम में अपन जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं वो R 1/R E बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 और प्लस में 1/R4, इस प्रकार से है वो उसको जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में अपन डायरेक्ट जोड़ते हैं, तुल्य प्रतिरोध RE बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस प्रकार से डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो यहां पे देखो भी 3 और 4 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, तो तुल्य प्रतिरोध 13 यानी डायरेक्ट जोड़ा है, डायरेक्ट जोड़ा है तो इसका मतलब कौन सा क्रम है, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। चीजें समझ में आई क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी यदि एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है तो शक्ति का मान बताओ। फॉर्मूला क्या होता है भी शक्ति का, शक्ति यानी पावर, P से डिनोट किया जाता है। ये होता है कार्य, कार्य कितना कार्य कितने समय में किया, कितना कार्य कितने समय में किया वो उसकी शक्ति होती है। आप कितने समय में कितने पेज पढ़ पाए, आप कितने समय में कितनी बुक को पढ़ा, वो आपकी क्षमता है। तो यहां पे 50 जूल आपने कार्य किया था 10 सेकंड में, तो आपके पास में 5 वाट की शक्ति है, 5 वाट की शक्ति है, जो कि राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, शक्ति को वाट में मापा जाता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का एक गुण है। द्रवों का गुण कौन सा है भी, द्रवों का आकार निश्चित होता है, बिल्कुल गलत बात है भी, आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है भी, आयतन इसका निश्चित होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है, आकार तो जिस बर्तन में डाला जाए उसका आकार ले लेंगे। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर है वो अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। विसरण का मतलब होता है घुल जाने की शक्ति, यानी ठोस होते हैं ना, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की जो दर है वो अधिक होती है, विसरण की दर है वो क्या होती है, अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। द्रव कठोर होते हैं, नहीं। द्रवों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, निश्चित आयतन होता है यार, क्यों नहीं होता, ये भी गलत है। तो यहां पे कौन सा गुण है, तो वो गुण आपका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इट्स ओके। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने एक शब्द है, शब्द संघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्यंद इकाई को क्या कहा जाता है। तो वृक्क का मतलब होता है किडनी, किडनी के अंदर संघन रूप से भरी हुई किडनी निस्यंद इकाई को क्या कहा जाता है, तो वो नेफ्रॉन बोलते हैं। आपको पता है नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु कार्य क्या होता है, छानने का कार्य क्या होता है, छानने का होता है। जैसे किडनी है, किडनी भरी हुई है, ठीक है, तो किडनी है वो एक प्रकार से अशुद्धियों से भरी हुई है, तो उसको निस्यंद का मतलब छानना ही होता है, छानने की इकाई को संदर्भित किया जाता है। तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का कार्य निस्यंद का ही होता है। सबसे पहले आती है यहां पे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस है, ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्सपुट, ये क्या करते हैं, छानने का ही कार्य करते हैं भी। उसके बाद में जो कुंडलित नलिकाएं होती है वो उसका पुनः अवशोषण का कार्य करती है भी, ठीक है। तो यहां पे वृक्क निस्यंद इकाई को संदर्भित किया जाता है, तो वो वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन के द्वारा
इसको डिनोट किया जाता है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। इट्स ओके। आगे देखो भाई, ग्लोमेरुलस होता है ना, ग्लोमेरुलस, इसका कार्य छानने का होता है भाई। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज केशिकाएं क्या होती है? तो केशिकाएं हैं वो, जैसे ये मान लो भी यहां से हमारे हृदय से धमनी गई रक्त लेकर के और माइटोकॉन्ड्रिया तक, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तक गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आगे प्रत्येक भाग तक, माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत बड़ा है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के प्रत्येक भाग तक जो रक्त का पहुंचाने का कार्य करेगी वो कौन करेगी? केशिकाएं करेगी। बहुत छोटी छोटी होती है, महीन होती है, एकदम छोटी, ठीक है, इसका आकार बहुत छोटा होता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, मौसम, गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों भी? अब गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र होते हैं ना, वो पसीनों को सोच लेते हैं भी, पसीने का अवशोषण कर लेते हैं। यानी सूत है वो पानी का खराब अवशोषक थोड़ी ना यार, सूत पानी का उत्तम अवशोषक है, यानी पानी को सोख लेता है, और क्या है, वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ देता है भी, ठीक है। तो ये बात सही है भी, सूती वस्त्र है वो पानी को सोखता भी जल्दी है और वाष्पीकरण भी उसका जल्दी होता है। तो हमारे शरीर से तो वो क्या कर लेगा, पानी का अवशोषण कर लेगा, और उसके बाद में जैसे ही सूर्य मिलेगा या फिर थोड़ी बहुत उसको उष्मा मिलेगी, उष्मा मिलते ही वो क्या कर देगा, उस पानी का वाष्पीकरण कर देगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। यानी सूत है वो पानी का उत्तम अवशोषक होता है और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ देता है, जिससे हमें क्या ठंड महसूस होती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब इसमें देखो भी, आपको दिया गया है भी, विरामावस्था से प्रारंभ करके राजू अपने साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो साइकिल का त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण एक्सीलरेशन बोलते हैं जिसको। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस में u अपॉन में t होता है भी। अब सर जी v क्या है, u क्या है? देखो, v होता है आपका अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, t होता है समय। अब देखो भी, यहां पे विरामावस्था से प्रारंभ करा तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 है और उसके बाद में अंतिम वेग कितना? 24 मीटर पर सेकंड है। तो 24 मीटर पर सेकंड और -0 अपॉन में t समय कितना लगा? तो 1 मिनट के अंदर, यानी 60 सेकंड में लेना पड़ेगा आपको। तो यहां पे 24/60, तो इसको 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 और 1 के बाद में दशमलव, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी, और वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर अगर त्वरण आपका चाल की दिशा में लग रहा है, त्वरण है वो चाल की दिशा के अंदर ही लग रहा है आपका, तो आपका क्या है, त्वरण पॉजिटिव होगा। अगर चाल के विपरीत लग रहा है, अगर गति या फिर ये बोले भी वेग के विपरीत लग रहा है, तो वहां पे आपका जो त्वरण होगा वो नेगेटिव होगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां पर निर्भर करती है। जो विभिन्न जीव होते हैं उसमें प्रजनन की जो विधियां हैं वो जीवों की शारीरिक बनावट के ऊपर निर्भर करती है भी। जीवों की शारीरिक बनावट के ऊपर है वो निर्भर करती है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां किस पर निर्भर करती है? तो उसकी शरीर की बनावट के आधार पर निर्भर करती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज है वो एडिसन ने की थी। क्या एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। बल्ब की खोज है वो एडिसन ने की थी। उसके बाद में ये माइकल फेराडे ने की थी भी। न्यूटन ने गति के तीनों नियम दिए थे भी, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे भी। और यहां पे माइकल फेराडे ने खोज की थी किसकी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के ऊपर कौन कार्य करता है? तो जनितर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर है, ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से है वो अपन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं भी। विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से, जो कि किसने दिया था? माइकल फेराडे ने दिया था भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन।
अब इसमें बताना है निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटा आकार होता है जबकि पादप कोशिकाओं में इसका आकार बहुत बड़ा होता है भी। तो वो होता है आपका रसधानी, जिसे अपन बोलते हैं वैक्यूल्स, रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका का आकार है ना वो पादप कोशिका के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है भी। लगभग अपन बोल सकते हैं भी 80% के करीबन है वो आपकी रिक्तिका पाई जाती है पादप कोशिका के अंदर, ठीक है। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर है वो रिक्तिका यानी रसदानी है वो बहुत ही कम पाई जाती है भी। और दूसरी बात ये आती है विभज्योतक उत्तक होता है, इसमें रसदानी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन तीनों एग्जाम में पूछा गया है, एएलपी 2024, टेक्नीशियन 2024 और ग्रुप डी 2022। किस में रसदानी नहीं पाई जाती? तो विभज्योतक उत्तक होता है, उसमें रसदानी नहीं पाई जाती भी, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटर का कार्य है वो एक प्रकार से परिवहन का कार्य भी, परिवहन यानी यातायात प्रबंधक का कार्य है। ये पैकेजिंग भी करता है और क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। लाइसोसोम का मतलब सुसाइड बैग बोलते हैं इसको, लाइसोसोम को, ठीक है। आत्मघाती थैली बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर है वो पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं और जैसे ही थोड़ी मोटी गड़बड़ी होगी तो लाइसोसोम फट जाएगा और ये क्या कर देगा, अपनी ही कोशिका का भक्षण कर लेगा भी, ठीक है। तो लाइसोसोम जिसे लैन का ही बोलते हैं लाइसोसोम की यहाँ पे निर्माण कौन करता है? तो वो गोल्जी ऑपरेटर ही करता है और गोल्जी ऑपरेटर को यातायात प्रबंधक बोला जाता है और ये एक प्रकार से पैकेजिंग का कार्य करता है और परिवहन का कार्य भी करता है भी। प्लास्टिड ये आपका ओनली फॉर पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है और ये 3 प्रकार का होता है भी। एक तो होता है वर्णी लवक और एक होता है आपका अवर्णी लवक और एक आपका होता है हरित लवक। वर्णी लवक होता है ना, ये रंग प्रदान करता है भी। अवर्णी लवक है जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ये आपका संग्रह का कार्य करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं, स्टोरेज करते हैं। और हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये आपका क्रोमोप्लास्ट होता है भी। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट होता है, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट होता है और हरित लवक है इसे अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये क्या करता है, भोजन निर्माण करता है भी, ये भोजन का निर्माण करता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। और जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। एक आपके लिए जानकारी बता दूं भी, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के द्वारा है वो मिल जाएंगे। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर है वो एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, और उस नोट्स के फोल्डर के अंदर है वो मैंने कंप्लीट बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के कंप्लीट नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप यहाँ पे जाकर के इनको डाउनलोड कीजिएगा और इनकी कॉपी निकलवाइएगा बढ़िया तरीके से। और मैं आपसे दावा करता हूं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इसको रीड कर लेते हैं तीनों नोट्सों को, तो साइंस के अंदर और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भी आपको, ठीक है। और यहां पे आप साइंस के अंदर ग्रुप डी के अंदर है वो 20+ का स्कोर करके आओगे भी, ये गारंटी है। 25 क्वेश्चन आते हैं, 20+ क्वेश्चन है वो आप सही करके आओगे अगर आप बढ़िया तरीके से इन नोट्सों को पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स रहेंगे भी, 9th की और 10th लेवल पे बनाए गए हैं। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो वर्षण है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, बिल्कुल सही बात है। शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में होता है, नहीं वर्षण के अंदर होता है भी। और वर्षण उदर गुहिका में स्थित होते हैं, उदर गुहिका में नहीं होते भी, उदर गुहिका के बाहर स्थित होते हैं भी वर्षण, ठीक है। और उसके बाद में शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य ताप से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, नहीं। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कम ताप की आवश्यकता होती है भी, ठीक है। तो यहां पे कौन सा सही है? पहला ही सही है इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है आपको। तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो वस्तु की
वस्तु में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है, तो यह बात गलत है। वस्तु में उसकी स्थिति के कारण मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोलते भी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, गतिज ऊर्जा नहीं बोला जाता, यह बात गलत है। आगे देखो भी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, बिल्कुल सही ये बात है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है भी। तो आप द्रव्यमान को बढ़ाओगे तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जाएगी। और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप वेग बढ़ाओगे तो भी आपकी गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद होती है, बिल्कुल सही बात है भी, ठीक है। तो पहला ही गलत है, इसमें गलत का चयन करना है, पहला ही गलत हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां पे कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी, अपसकुंग ने तंबाकू के पौधे में की थी। और ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है भी। कोशिका विभाजन के अंदर है वो मदद कौन करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। ऑक्सिन की खोज है वो किसने की थी, बेंट नामक वैज्ञानिक ने की थी। बेंट नामक वैज्ञानिक ने जई के पादप में की थी, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है, तने में वृद्धि करता है और फलों को झड़ने से रोकता है, पत्तियों को झड़ने से रोकता है, फूलों को झड़ने से रोकता है भी, ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज है वो कुरोसावा ने की थी। कुरोसावा ने जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी, कहां पे की थी, तो ये आपका धान के खेत में की थी भी, धान के पादप में या फिर धान के खेत में बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिब्रेलिन हार्मोन है ना, ये क्या करता है, तो ये आपका एक प्रकार से आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को लंबा करता है भी, या फिर ये बोल सकते हैं ये तने में या फिर लंबाई में वृद्धि करता है भी, लंबाई में वृद्धि करता है। एब्सिसिक हार्मोन है, ये एक प्रकार से वृद्धि रोधी हार्मोन है भी, ये क्या करता है, ये वृद्धि रोधी हार्मोन है, ये पौधे को बढ़ने से रोकता है, उनको फलों को झड़ने के लिए प्रेरित करता है भी, ठीक है। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, कोशिका विभाजन में मदद कौन करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन करता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने बहुत सारे तंत्रिका रेशे के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का कार्य करते हैं, तो वो होता है आपका स्योंजी उत्तक। अब स्योंजी उत्तक के में कौन आता है, रक्त आता है आपका। स्योंजी उत्तक की होता है रक्त है, वो एक प्रकार से स्योंजी उत्तक का उदाहरण है, रक्त हो गया। और उसके बाद में उपास्थि उत्तक है, ठीक है, अस्थि उत्तक है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, एरियोलर है, ठीक है, वसाम्य है, ये सारे के सारे स्योंजी उत्तक के उदाहरण हो जाएंगे भी। तो स्वेन उत्तक है वो आपके जाइलम और फ्लोएम, अभी जाइलम और फ्लोएम है वो स्वेन उत्तक हो जाएंगे। विभज्योतक उत्तक है, ये आपका एक प्रकार से कोशिका विभाजन में मदद करता है भी। विभज्योतक उत्तक है जहां पे कोशिका विभाजन चल रहा है, वहां पे ये उत्तक पाया जाता है और इसमें रसदानी नहीं पाई जाती। दूसरी बात, ये 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक और पार्श्वीय विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है भी, पौधे के अंदर होता है भी, विभज्योतक है ये पौधे के अंदर होता है, जाइलम फ्लोएम है ये पौधे के अंदर ही होता है भी, ठीक है। तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है। तो धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को डक्टिलिटी बोलते हैं, जिसे तन्यता बोला जाता है। और ये सबसे ज्यादा जो गुण पाया जाता है वो सोने में पाया जाता है। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक तार है वो इसका बनाया जा सकता है, ठीक है। आघातवर्धनीयता क्या होती है भी, एक प्रकार से पतली प्लेट के रूप में उसको परिभाषित किया जा सकता है भी, पतली प्लेट के रूप में, ठीक है। तो पतली चादर बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो सबसे ज्यादा जो आघातवर्धनीयता है वो सोना ही है भी, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता
सबसे पतली एक प्रकार से चादर के रूप में है, वो सोने को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहां पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बोर मॉडल ने निल्स बोर ने यहां पे मॉडल दिया था 1913 के अंदर। निल्स बोर 1913 के अंदर निल्स बोर ने इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं बताई थी। कितनी कक्षाएं बताई थी? 4 कक्षाएं बताई थी, के, एल, एम और एन। और इसके अंदर है वो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताई थी, किसके अंदर कितनी अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला था 2n की पावर 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, और ये तीसरी कक्षा है, और ये चौथी कक्षा है। तो यहां पे आपको पता है भी द्वितीय ऊर्जा स्तर पूछा है। द्वितीय ऊर्जा स्तर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो पहले में देखो भी, पहले तो 2, और उसके बाद में 1 की पावर अगर 2 करूंगा तो 1 ही रहेगा, और गुणा करवा दो तो ये आपके पास में कितना होगा? इसमें 2 ही होगा। दूसरा देखो भी, 2 इंटू एन का मान कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 2 8। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। और तृतीय ऊर्जा स्तर है आपका एम, इसके अंदर है वो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो यहां पे 2 इंटू 9, तो इसमें अधिकतम है वो आपका 18 आ जाएगा। और यहां पे देखिए तो अधिकतम कितना आ सकता है? तो इसमें 2 इंटू 4 की पावर 2 यानी 16, और 16 2 32। तो अधिकतम यानी इस प्रकार से भी पूछ सकता है भी के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, एम कोष में 18, एन कोष में 32। सबसे ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? एन कोष में आएंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। द्वितीय ऊर्जा स्तर पूछा है, दूसरे कोष केंद्र पूछा है, तो यहां पे 8 आ जाएंगे। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में संवहनी बंडल के समीप पत्तियों की शिराओं में व बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होते हैं? तो वो आपका होता है सकलरेन कायमा, जिसे अपन बोलते हैं दंडोतक बोला जाता है। दंडोतक ऊतक ये क्या करता है? ये एक प्रकार से मर्त कोशिकाओं का बना होता है। ये इसमें मर्त कोशिकाएं होती हैं, और सकलरेन कायमा है, ये क्या करता है? तो सकलरेन कायमा है वो एक प्रकार से मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। और यहां पे ये क्या है? मर्त कोशिकाओं का बना होता है। उसके बाद में पेरेन कायमा है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक कौन सा है? पेरेन कायमा है। भोजन का स्टोरेज करता है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, और शीर्षस्थ विभज्योतक है, ये आपका विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर विभज्योतक ऊतक का वह पार्ट है जो कि तने के शीर्ष भाग में, तने और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य एक्स पर स्थित होता है? तो मुख्य फोकस है वो सदैव मुख्य एक्स के ऊपर ही होता है भी, और ध्रुव है ये भी सदैव मुख्य एक्स पे ही रहता है। कोई भी गोलीय दर्पण ले लो भी, ये आपका मुख्य एक्स है। तो यहां पे आपका ये जो है ये ध्रुव ओ है, और ये क्या है? ये फोकस है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र सी है। तो वक्रता केंद्र अगर इसमें दिया नहीं है, वक्रता केंद्र है वो भी हो जाएगा मुख्य एक्स पे, और फोकस है वो भी मुख्य एक्स पे है, और दर्पण का जो ध्रुव है वो भी मुख्य एक्स के ऊपर है भी। इसके बाद में यहां पे जो आपतन बिंदु है ना, ये है वो सदैव आपका गोलीय दर्पण के मुख्य एक्स पे नहीं रहेगा। जैसे बिंदु, जैसे आपकी किरण है वो यहां पे आ रही है, तो ये आपतन बिंदु हो गया। जैसे किरण है वो यहां पे आ रही है, तो ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, तो जहां पे किरण आ रही है वही उस किरण का क्या है? आपतन बिंदु है। तो यहां पे पहला और तीसरा हो जाएगा भी, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पहला और तीसरा है वो क्या है? सदैव मुख्य एक्स के ऊपर स्थित रहता है। आगे देखो भी, चांदी के आभूषण कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है। चांदी है वो हवा में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना लेती है भी? ये है वो आपके ऊपर है वो एक प्रकार से काली परत चढ़ा लेती है भी। तो याद रखना, चांदी है ना, चांदी आपकी है वो काली होगी भी, चांदी काली होगी,
लोहा, लोहा है वो आर्द्रता के संपर्क में आएगा तो ये भूरा होगा भी, ठीक है। और तांबा है, तांबा ये आपका हरा होगा। तो ये तीन चीजें आप ध्यान में रखना, चांदी काली होगी और लोहा भूरा हो जाएगा और तांबा है वो हरा हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। मैंने अभी आपको बताया था भी पहले क्वेश्चन के अंदर भी वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बताया था ना। एकल अभिकर्मक ऊष्मा पाकर के दो या दो से अधिक अभिकारकों का, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वहां पे वियोजन अपघटन अभिक्रिया होती है। जैसे कोयले का जलना, कोयला जलेगा तो कार्बन होता है और जलेगा किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, तो ये क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देते हैं, जल बना देते हैं H2O। तो ये भी क्या है, दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पे भी संयोजन अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना, CH4 आपका प्राकृतिक गैस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा अभी, ये बन जाएगा CH3OH, ये आपका CH3OH बन जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से आपकी यहां पे वियोजन अभिक्रिया भी, ये भी आपकी संयोजन अभिक्रिया है, ये भी आपकी संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का दूसरा रंग होना, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, ये सॉलिड अवस्था के अंदर होता है और सफेद रंग अभी ठीक है, अब इसका सफेद रंग है। और जैसे ही इसको क्या है, सूर्य के प्रकाश में छोड़ा जाएगा तो इसमें क्या है, Ag अलग हो जाएगा और सिल्वर है वो आपका अलग हो जाएगा भाई। और इसका रंग है वो कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, यानी दूसरा रंग का हो जाएगा। तो ये क्या है, जब एकल अभिकर्मक ऊष्मा पाकर के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वहां पे आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है भी किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस वस्तु पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए। देखो भी कोई मेज है, इस प्रकार से इस मेज के ऊपर है वो कोई वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु को इस मेज के ऊपर क्या करना है, गतिशील करना है। गतिशील करना है तो उसे एक प्रकार से अपने द्वारा जो लगाया गया जो बल है वो कौन सा होगा, असंतुलित बल होगा भी। अगर आप संतुलित बल लगाओगे तो उसको गति प्रदान नहीं कर पाओगे भी, गतिशील नहीं कर पाओगे उसको, यानी गति प्रदान कर दोगे आप, लेकिन उसे गतिशील यानी दौड़ा नहीं सकोगे उसको। लेकिन गतिशील करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, आपको असंतुलित बल लगाना पड़ेगा भी इसके ऊपर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपको पता है भी वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होता है, 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या R बराबर 2f होता है। कहने का मतलब ये है भी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है भी, वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अब फोकस दूरी आपको 12 दे रखी है, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो वक्रता त्रिज्या है वो 24 हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा अपन ये लिख सकते हैं भी F बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा भी। F बराबर क्या होता है भी, R/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना है भी गलत युग्म का चयन करना है। प्लास्टिक जीवाणुओं की क्रिया से विघटित नहीं होता, बिल्कुल सही बात। अभी प्लास्टिक है वो जीवाणुओं की क्रिया से विघटित नहीं होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाते हैं, तो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के अंदर है वो पच जाते हैं। और कहां पे पचते हैं, ये अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर कौन सा एंजाइम पचाता है इसे, पेप्सिन एंजाइम है वो इसको पचाने का कार्य करता है भी। चावल है वो हमारे शरीर में पच जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोयला हमारे शरीर में पच जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है भी, यही गलत युग्म है, कोयला हमारे शरीर में थोड़ी पचता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है मानव शरीर का कौन सा अंग सत्रिय तल की एपिथेलियम उत्तक से बना होता है। मैंने आपको बताया था भी एपिथेलियम उत्तक को आप उपकला उत्तक भी बोल सकते हैं भी। तो एपिथेलियम उत्तक है वो 4 प्रकार का होता है भी।
पहला प्रकार आता है सल्की एपिथेलियम या फिर सल्की उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। दूसरा आता है आपका घनाभाकार उपकला उत्तक। तीसरा आता है स्तंभाकार उपकला उत्तक। और चौथा आता है सत्रित सल्की एपिथेलियम उत्तक बोल दो या फिर उपकला उत्तक बोल दो। अब सल्की उपकला उत्तक है, ये पतला होता है, भी चपटा होता है, ठीक है, एक प्रकार से प्लेट जैसे आकृति होती है इसकी और मुलायम होता है। सल्की उपकला उत्तक से कौन कौन बने होते हैं? तो आपका जो रक्त नलिकाएं होती है ना, रक्त नलिका का जो अस्त्र होता है वो सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। दूसरी कुपिका होती है, कुपिका है, इसका भी अस्त्र है वो सल्की उपकला उत्तक से बना होता है। और कुपिका के अंदर वो गैसों का विनिमय होता है, भी आदान प्रदान होता है भी। और घनाभाकार जो उपकला उत्तक है, इससे किसका निर्माण होता है? तो ये आपका आ जाएगा आहार नाल का जो अस्त्र बना होता है ना, आहार नाल का, वो आपका घनाभाकार उत्तक का बना होता है। और दूसरा अपन बात कर सकते हैं भी, जो वृक है, जो किडनी है, वृक नलिका का जो अस्त्र बना होता है वो आपका घनाभाकार उपकला उत्तक का ही बना होता है। स्तंभाकार उपकला उत्तक है, ये इससे मिलकर बना होता है श्वास नली या सौसनिका है, वो इसी स्तंभाकार उपकला उत्तक से बना होता है। और आंत का जो अस्त्र बना होता है ना, आंत का जो अस्त्र बना होता है वो स्तंभाकार उपकला उत्तक से बना होता है। सत्रित सल्की उपकला उत्तक, इसमें बहुत सारी परतें पाई जाती है, 3-4 परतें पाई जाती है इसके अंदर, 3-4 परतें पाई जाती है, जो कि एक प्रकार से सत्रित सल्की उपकला उत्तक है वो आपका त्वचा के अंदर पाया जाता है, त्वचा के अंदर पाया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी, यदि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, तो 5 सेकंड में इसके वेग का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो भी, अब यहां पे आप गति का प्रथम समीकरण क्या बोलता है? v बराबर होता है u प्लस में at, ये गति का प्रथम समीकरण है। v यहां पे क्या है? v यहां पे क्या है? अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a यहां पे क्या है भी? a है वो एक्सीलरेशन जिसे त्वरण बोलते हैं, और t यहां पे समय। तो v बराबर प्रारंभिक 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा शुरू की, तो 20 प्लस में a आपका कितना है? 4 मीटर, और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद में समय 5 सेकंड लगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस में 4 5 20, तो 20 और 20 से 40, तो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, उस या फिर उन सही समीकरण का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक वेग से संबंधित है। अब आपको पता है भी s बराबर ut प्लस में हाफ एटी स्क्वायर होता है, भी ये समीकरण गलत है। s बराबर क्या होता है? ut प्लस में हाफ एटी स्क्वायर होता है, ये दूरी याद करने का है, दूरी याद करने का है ut प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में v बराबर u प्लस में हाफ एटी, ये नहीं होता भी 80 स्क्वायर, यानी ये s बराबर होता है, तो ये समीकरण भी आपका सही नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये समीकरण भी सही नहीं है। दूसरा देखो भी, दूसरा गति का प्रथम समीकरण में अभी आपको बता के आया हूं भी v बराबर क्या होता है? u प्लस में 80 होता है, और इसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया इसको, और मॉडिफाई करके ये जो u है वो दूसरी साइड में भेज दिया, तो v u प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर में 80 लिख दिया भी, ये इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पे ओनली फॉर सी ऑप्शन होगा, ओनली फॉर सी ऑप्शन होगा। तीसरा जो समीकरण है ना वो सही है, इसका 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है परिवहन के संबंध में।
परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी यानी धमनियां है, इसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, तो ये क्या करेगी, रक्त जो हृदय से रक्त को लेगी और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देगी। बिल्कुल सही बात है। धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी धमनियों की जो दीवारें होती है वो मजबूत होती है। अभी मजबूत बोल दो या फिर मोटी होती है, मोटी होती है और लोचदार नहीं होती। भी लचीली एक प्रकार से लोचदार नहीं होती है, वो बात गलत है। ठीक है, ठोस होती है। शिराओं में कपाट होते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में होते हैं। यानी शिरा के अंदर है ना, शिरा क्या करता है, शिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त लेके आती है शरीर के विभिन्न भागों से और हृदय तक लेके आती है। तो शिराएं हैं उसके अंदर कपाट पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कपाट है वो रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं, यानी वापस नहीं जाने देते। जिस प्रकार से रक्त इस साइड में बह रहा है ना, तो वो रक्त इसी साइड में बहेगा, रक्त वापस नहीं जा सकता भी। ठीक है। और धमनियां है ना, धमनियों के अंदर है वो ये कपाट या फिर इसे वाल्व भी बोल सकते हैं, ये नहीं पाया जाता भी। इसमें धमनियों के अंदर कपाट नहीं पाए जाते। सर जी क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि धमनियों के अंदर ऑलरेडी पहले से ही प्रेशर बहुत ज्यादा होता है भी। क्योंकि यहां पे जो प्रेशर करने वाला है, पंप करने वाला है, वो कौन होता है, वो हृदय होता है भी। यहां पे पंप का जो कार्य करता है वो हृदय करता है, ताकि रक्त है वो ऑलरेडी वापस नहीं आ सकता भी इसमें, तो इसमें वाल्व नहीं होता भी। तो यहां पे आपका 2 नंबर है ना वो गलत है। इसमें 2 नंबर आपका गलत है। पूछा क्या इसने, सही कौन सा है? तो सही 2 नंबर गलत है, सही पहला और तीसरा हो जाएगा भी, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी ठोस और गैस, ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है? ठोस और गैस के कणों के बीच में प्राथमिक अंतर क्या होता है? तो ठोस कण गैस की तुलना में अधिक मुक्त रूप से गति करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। ठोस के कण हैं वो गैस की तुलना में अधिक मुक्त गति करते हैं, ये बात सही नहीं है। यानी गैस के कण है वो सबसे ज्यादा जो गैस के कण होते हैं जो कि मुक्त रूप से गति करते हैं, और ये बोल रहा है ठोस के कण है। ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं। ठोस के कण है ना वो गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं, तो ये बात सही है भी। यानी गैस के कण है वो दूर दूर होते हैं, और ठोस के जो कण है वो गैस की तुलना में क्या होते हैं, निकटता से होते हैं, यानी पास पास होते हैं, ये बात सही है। ठोस कणों में गैस कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, तो ये बात गलत है। ठोस कणों में गैस की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, ये बात गलत है। क्योंकि जो गैस है या फिर भाप से क्या है, हाथ जल जाता है भी। ठीक है। और पानी से या फिर ठोस से क्या है, हाथ नहीं जलता। तो गुप्त ऊष्मा सबसे ज्यादा है वो भाप में होती है, एक प्रकार से गैस में ही होती है। और उसने बोला भी ठोस कणों में गैस की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। उसके बाद में देखो भी ठोस कण गैस कणों की तुलना में विभिन्न तत्वों से बने होते हैं भी। ठोस कण है ना वो गैस कणों की तुलना में विभिन्न तत्वों से बने होते हैं, तो ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक अंतर आपको पूछा है भी, पहला अंतर क्या होता है? तो पहला अंतर तो यही होता है भी ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से या फिर पास पास में होते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने सभी सात वर्णों वाले प्रकाश में से कौन सा प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? तो दृश्य प्रकाश आपने सुना होगा VIBGYOR, ये विबग्योर होता है। इसमें जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसका विचलन कम होगा। ठीक है, विचलन कम होगा। अपवर्तनांक है वो भी कम होगा, विचलन कम हो जाएगा, अपवर्तनांक कम हो जाएगा। देन उसके बाद में आपका आ जाएगा ये प्रकीर्णन है, ये भी कम होगा। और वर्ण विक्षेपण है ये भी कम होगा भी, ये भी कम होगा। ठीक है। और यहां से अपन देखें तो जिसका तरंग दैर्ध्य है वो कम है, तो
उसके विचलन भी ज्यादा होंगे, भी विचलन भी ज्यादा होंगे। तो इसने क्या बोला, भी विचलन भी ज्यादा होगा, प्रकीर्णन भी ज्यादा होगा, अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, वर्ण विक्षेपण भी ज्यादा होगा। तो यहां पे ध्यान में रखना भी, जिस प्रकार ये बायां है और ये दायां है, जब अपन बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य वो बढ़ता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है भी, और वॉयलेट रंग जो बैंगनी है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तो तरंग दैर्ध्य वॉयलेट का सबसे कम है, तो इसका मतलब उसका विचलन सबसे ज्यादा है, और सबसे अधिक विचलन किस में है, तो बैंगनी रंग में हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट है, जिन कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें के रूप में संचित कर लिया जाता है, और जो पौधे द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। देखो भी, पौधे होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन है वो खुद बनाते हैं, और ये क्या करते हैं भी, अपना भोजन बनाते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं, भी स्टोर करके रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं। और संग्रह करने का कार्य कौन करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टोरेज करके रखता है भी। अब वो जो उन्होंने भोजन बनाया वो भोजन किस रूप में स्टोर करके रखेंगे, ये स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में पौधे हैं वो भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखा जाता है, और जो आपके जंतु है वो अपना भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखते हैं भी, ठीक है ना। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखते हैं, और जंतु है वो अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक किसी विलयन के द्रव्यमान या फिर विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का सही सूत्र कौन सा है। देखो भी, विलयन के द्रव्यमान का सही सूत्र बताना भी, द्रव्यमान प्रतिशत का सही सूत्र बताना है। द्रव्यमान का पूछा है तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक, विलयन का क्या आएगा, विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। आपको पता है विलेय प्लस में विलायक बराबर क्या होते हैं, विलयन बनता है भी, ठीक है। तो ये मान लो भी 10 ग्राम हमने क्या मिलाया, नमक, प्लस में 20 ग्राम पानी अपने पास में, दोनों को मिलाएंगे तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा भाई, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम क्या है आपके पास में, विलायक है। चीजें समझ में आ गई। तो ये इसमें देख लो भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 होता है भी। अगर आयतन प्रतिशत पूछता तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाता विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें दिया गया भी, यदि 0.1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहां पे 1/2 m का मान कितना है, द्रव्यमान कितना है, 0.1 है, इंटू और यहां पे v वेग कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अभी पॉइंट हटाओगे नीचे 0 लग जाएगा, और 2 × 2 2 5 10। तो यहाँ पे आपके पास 1/5 आएगा। 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट लगाऊंगा और 2 5 10 यानी 0.2 जूल, जूल को जे से लिख दो। तो यहाँ पे आपके पास में 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको।
रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।